गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पद परिचय। तो मैंने आपको जैसा कि कहा था अभ्यास करने के लिए, उम्मीद है आपने किया होगा, इसको पढ़ा होगा। मैंने कहा था एक बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जितनी भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं उनका एक बार पुनरअभ्यास कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपको आसानी रहेगी इस पाठ को समझने में। दूसरी बात मैंने कही थी कि आप पूछिए, आपको जो दिक्कतें आती हैं उनको आप ज़रूर पूछिए। आप पूछेंगे तभी स्पष्ट हो पाएंगी चीज़ें, तभी मेरे दिमाग में भी आएगी बात कि आपको और क्या समझाना ज़रूरी है इसमें। ऐसे मुझे जो समझ में आता है या दिमाग में आता है कि अभी ये भी कुछ बताना चाहिए तो मैं उसको बताता हूँ, लेकिन ये एक तरफ़ा है, तो एक तरफ़ा चीज़ें ज़्यादा खुल नहीं पाती हैं। तो जैसा कि मैंने 9th में भी कहा है कि पाठ तभी खुलेगा जब आप पूछेंगे, उसकी परतें तभी हटेंगी, उसकी परतें और खुलेंगी जब आप मुझसे पूछेंगे और मैं फिर उस पर आपसे आगे बात करूँगा। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मुझसे पूछा करिए ताकि मैं अगले क्लास में उसको विस्तार से बता पाऊँ। खैर, आपने नहीं पूछा है, फिर भी मैं एक बार इसको फिर से हम लोग करते हुए चलें कि पद परिचय क्या है। पद कहते हैं शब्द को ही कहते हैं। शब्द अगर अकेला होता है, कहीं अलग लिखा होता है तो उसको शब्द कहते हैं, लेकिन वही शब्द अगर किसी वाक्य में होता है अन्य शब्दों के साथ तो उसको पद कहा जाता है, क्योंकि उसका एक वहाँ स्थान होता है, उसकी एक वहाँ पहचान होती है, एक उसका महत्व होता है, वहाँ अपना एक जगह, एक पद होता है, तो उसको वहाँ पद कहते हैं। वाक्य में जब भी शब्द शामिल हो गया तो वो पद बन गया। बाहर है, अकेला है तो वो शब्द है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और उसका परिचय देना है। परिचय मतलब वो जिस जगह है उस जगह उसका क्या महत्व है, वो किस रूप में वहाँ है, उसकी पहचान क्या है, यही आपको बताना है कि इसका परिचय क्या है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक पहलू शुरू में बताए गए हैं कि अगर वह पद संज्ञा है जिसका आपसे परिचय पूछा जा रहा है तो संज्ञा के भेदों में से जिस भेद के तहत आता है वो बताना है। उसके बाद उसका लिंग क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है, वह वचन है, वचन क्या है, एक है या एक से ज़्यादा है, कारक क्या है, क्रिया के साथ संबंध जो करता है उसमें उसका क्रिया के साथ किस क्रिया के साथ संबंध है, या क्रिया है तो उसका किस कर्ता के साथ संबंध है, उसको स्पष्ट करना है। सर्वनाम में भी सर्वनाम के भेद बताना है, उसका पुरुष बताना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष में से वो कौन सा है। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। विशेषण में भी विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य, अगर विशेषण है तो वो किसकी विशेषता बता रहा है ये आपको समझाना है। अवस्था, प्रविशेषण का उल्लेख। उसके बाद क्रिया अकर्मक है कि सौकर्मक है, लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष, धातु, काल, क्रिया अगर है तो धातु भी कि उसमें मूल शब्द क्या है, किसका वो क्रिया है, वाच्य क्या है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है, भाववाच्य है, ठीक है। कर्ता और कर्म का संकेत उसमें क्या है, किस रूप में जुड़ा हुआ है दोनों। क्रिया विशेषण है तो भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश। समुच्चय बोधक है तो भेद, संयुक्त शब्द, वाक्यांश तथा वाक्यों का उल्लेख। संबंध बोधक है तो भेद, पदों, पदबंधों, वाक्यांशों से संबंध का निर्देश, मतलब वहाँ वो काम क्या कर रहा है, किसको जोड़ रहा है, किससे उसका संबंध है। अगर विस्मयादि बोधक है तो उसके भेद का नाम। इस तरह से एक पूर्ण व्याकरणिक परिचय उसका आपको देना है कि व्याकरण में वो किस रूप में देखा जाएगा, किस रूप में जाना जा रहा है, जिस जगह वो पद इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए कई सारे उदाहरण हैं, इसमें कुछ की बात हमने की थी, हम और आगे चलते हैं अब उससे। जैसे प्रयोग की विशिष्टता के कारण पद परिचय में क्या भिन्नता होती है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे वह सर्वनाम के रूप में हम जानते हैं, लेकिन वह कई बार विशेषण के रूप में आता है, जिसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर संज्ञा के पहले वो शब्द आता है सर्वनाम शब्द, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। आपको अगर याद हो, मैंने पढ़ाया है या आपने पढ़ा ही होगा। तो जैसे वह आया है,
तो यहाँ वो सर्वनाम है, यहाँ बीच में कोई संज्ञा नहीं है। तो वह आया है में वह सर्वनाम है, लेकिन वह आदमी मेरे साथ रहता है, या वह आदमी आया है, या वह आदमी खा रहा है, तो यहाँ वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में जाना जाएगा। तो उसका हम पद परिचय एक विशेषण के रूप में देंगे और वहाँ विशेषण का भेद बताएंगे। और एक शब्द है और, उधर और आ गए। तो ये संज्ञा कैसे हुआ भाई? मेरे हिसाब से तो सर्वनाम होना चाहिए इसको। सर्वनाम ही होना चाहिए और को, और का मतलब ज़्यादा, या और संज्ञा और सर्वनाम नहीं है तो पता नहीं, अभी अचानक देखा तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि इसको होना क्या चाहिए। खैर, बाद में इस पर बात करेंगे। और लेकिन और का प्रयोग अलग अलग तरह से जो इसमें दिया है उसको समझ लेते हैं कि और बच्चे कहाँ हैं, तो यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा फिर, या सार्वनामिक विशेषण नहीं है, संख्यावाचक विशेषण जैसा कुछ होगा, संख्यावाचक ही होगा। क्योंकि बच्चे हैं तो वो तो वजन करेंगे नहीं उसका, तो संख्यावाचक विशेषण के रूप में यहाँ आ जाएगा। उधर और आ गए। अच्छा, इस पर मैं फिर बाद में बात करूँगा, मुझे कई सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं इस बारे में। थोड़ा और दो, तो यहाँ क्रिया विशेषण के रूप में आएगा ये। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक ही शब्द कई रूप में प्रयोग होता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। इसको आप लोग याद दिलाइएगा कि इसका मैं बाद में इसको विस्तार से और ये करूँगा इसका स्पष्टीकरण कि और संज्ञा क्यों है। उसके बाद एक, तो एक भी योग्य नहीं है, एक भी योग्य नहीं है, तो एक संख्या का नाम है एक, इस हिसाब से ये संज्ञा है। एक पुस्तक मुझे दो, तो यहाँ एक संख्यावाची विशेषण हो गया। मैं तेरे मुंह पर एक लगाऊंगा, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से कुछ खाओ सर्वनाम हो गया, मतलब किसी चीज़ की खाने की बात हो रही है। कुछ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ फिर लोग संज्ञा है, तो उसके पहले कुछ लगा तो ये विशेषण हो गया, सार्वनामिक विशेषण। मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से अच्छा, अच्छों को कौन नहीं जानता चाहता, मतलब उन लोगों के बारे में अच्छों कहा गया। मुझे कई सारा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है कि इसको स्पष्ट करना चाहिए था और दूसरे तरीके से। खैर, अच्छों को कौन नहीं जानता, अगला है वह अच्छा लड़का है, तो ये उसकी विशेषता हो गई। श्याम बहुत अच्छा गाता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा चोर वही है, तो यहाँ विस्मयादि बोधक हो गया वो। कम ही सफल हो पाते हैं, आज मुझे कम रोटी खानी चाहिए, कम बोलो। तो ये अलग अलग रूप में कैसे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से बहुत है, आप है, कारण है, क्या है, डूबता, डूबते को कोई नहीं बचा पाया, डूबते व्यक्ति को बचाना चाहिए, अधिक घमंडी अवश्य डूबता है। जो भी प्रथम आएगा पुरस्कार पाएगा, जो व्यक्ति जीता वही प्रसन्न हुआ। अलग अलग तरह से इनका प्रयोग बताया गया है। चाहे, भला, बुरा, साथ, कौन, जैसा, ठीक, ऐसा। मैं असल में इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई तरीका सोच रहा हूँ जो कि आपको और आसानी से मैं इसको समझा पाऊँ। सीधा मैं बोल दूंगा कि नहीं ये इस कारण से संज्ञा है, इस कारण से सर्वनाम है, तो वो सबकी समझ में बात नहीं आएगी। क्योंकि एक झटके में मेरी समझ में नहीं आई तो आपकी समझ में भी नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपकी समझ में आ जाए। फिर भी हम लोग इसको फिर से एक बार इस पर बात करेंगे, तब इसको और स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल
जो बाकी चीज़ें इसमें हैं, जो उदाहरण हैं, उनका आप लोग अभ्यास करिएगा। जो इसमें प्रश्न अभ्यास है, पद परिचय किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमने बात किया ही, शुरू में ही इसकी बात हुई है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग वचन कारक भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के पद परिचय की कौन कौन सी व्याकरणिक इकाइयों का परिचय देना वांछित होता है, ये महत्वपूर्ण है जानना कि आपके सामने अगर संज्ञा है तो आपको कितना उसका परिचय देना है। आप ऐसा नहीं खाली भेद लिख के छोड़ दें। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये संज्ञा है तो इसका कितना परिचय आपको देना चाहिए, क्या क्या इसमें आपको बताना चाहिए। इसलिए उसको ज़रूर पढ़िएगा, उसको अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त काले शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो इसमें जितने भी शब्द हैं, जैसे वहाँ कोई व्यक्ति आया, फिर मुझे कोई मित्र में मुझे कोई और मित्र का देना है। रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो रमेश क्या है, 8वीं क्या है, कक्षा क्या है, इसका अलग अलग परिचय देना है। शब्द और पद का अंतर बताइए। शब्द, जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा या बोला जाता है तो वो शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो उसको पद कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें 6 है पद परिचय का और बाकी एक ये परिभाषा है। इसके अलावा फिर इधर बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर भी कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, तो आप इसका उत्तर देख के मत बनाइएगा। आपने जो समझा अभी तक उस हिसाब से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाद में आप उत्तर देखिएगा, कई बार उत्तर गलत भी होते हैं, तो आप पूरा विश्वास उस पर मत कीजिएगा। आपका दिमाग जो कहे उस हिसाब से बनाइएगा। जहाँ दिक्कत लगे कि नहीं इसमें कुछ विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो आप मुझसे फिर पूछिएगा उसको, तो मैं उसको स्पष्ट करूँगा कि ये उत्तर गलत है या आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से पद परिचय में स्वयं अभ्यास कीजिए भी है बहुत सारा। महकता गुलाब किसे नहीं सुहाता, योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। ये सब बनाइएगा। इसमें जो आपको नहीं समझ में आए फिर उस पर हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझसे पूछें। मैं इसलिए एक तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ सब चीज़ की, ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस पर कुछ कर रहे हैं या नहीं। नहीं तो मैं एक तरफ से सब बताता चला जाऊँगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आपने इसको किया कि नहीं किया। तो कुछ चीज़ें मैं छोड़ भी रहा हूँ ताकि आप मुझे, जैसे जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ उसको मैंने छोड़ा, तो उसका आप याद दिलाइएगा। उसके अलावा ये जो स्वयं अभ्यास कीजिए है या और भी चीज़ें हैं इसमें, उसको आप जब बनाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपका फंसेगा ही। जो फंसेगा वो आप मुझे बताइएगा। उसके लिए आपके पास साधन है, आप मुझे बता सकते हैं अलग से, तो आप बताइएगा, फिर मैं उसको अगले क्लास में स्पष्ट करूँगा। इसका पूरा अभ्यास कीजिए, जम के अभ्यास कीजिए, ये आता ही आता है परीक्षा में। इसके बाद रस है, तो हम लोग देखेंगे या तो रस लगातार में कर ही लेंगे या फिर कर ही लेंगे रस। उसके बाद जो बचे हुए गद्य पद्य हैं उसमें तो कुछ घट भी गया है, तो हम लोग रस को ख़त्म करके फिर चलेंगे गद्य पद्य की ओर। रस बड़ा रुचिकर पाठ है, मन लगेगा आपका भी। मेरा तो मन लगता ही है पढ़ाने में, आपका भी पढ़ने में मन लगेगा। ऐसे सीधे सीधे देखने पर थोड़ा भारी सा लगता है, अलंकार 9वीं क्लास में और इसमें रस, लेकिन है बड़ा ही बढ़िया पाठ ये। ठीक है। तो आप लोग पद परिचय का मन से अभ्यास कीजिए। जो दिक्कतें हैं मुझसे पूछिए, पूछेंगे तभी मैं समझूंगा कि आपने अभ्यास किया, और पूछेंगे तभी पाठ की परतें खुलेंगी और आपकी समझ में भी आएगी बात। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं आज। धन्यवाद।